DNA filamentary and DNA mutation. This is a diagram of the section. They are the amino acids. This is a diagram of the brain investigation, the victim, and evidence of the site. These are the three suspects. The first one is site and the third. These are the similarities which are found in our investigation site and a suspect one. By this or by using a DNA fingerprinting, we can say that our suspect A was a culprit. And this is about. अच्छा आपका है? अच्छा ओके ओके। हाँ बोलिए, बहुत अच्छा बनाया था। मैं तो सोच रही थी कि अब उसने चांस मिस कर दिया। देखने में इट इज़ सो अट्रैक्टिव। थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर रखेंगे बेटा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि हम साइंस डे को सेलिब्रेट क्यों करते हैं। ओके। तो फिर मैम जैसे जिन साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था उनकी डिस्कवरी को एनकरेज करने के लिए हम साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और मैम ये जरूरी नहीं है कि जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं सिर्फ उन्होंने ही साइंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, फॉरेन के भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। साइंस नोज नो कंट्री बिकॉज नॉलेज बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी एंड इज द टॉर्च विच इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड। तो फिर मैम सर थे जिनका बर्थ हुआ था 1776 में क्यूमरलैंड इंग्लैंड। इन्होंने मैम 12 ईयर की एज में टीचिंग स्टार्ट करती थी। और मैम जब ये एल्डर हुए तो ये मैनचेस्टर हुए, वहाँ पर मैम मेंबर बने थे फिलोसफिकल और मैनचेस्टर लिटरेसी के। वहीं पर मैम इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की थी, एटॉमिक थ्योरी। जैसे मैम बचपन से पढ़ते हैं एटम एटम एटम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एटम होता क्या है। एटम होता है मैम जो स्मॉल मैटर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको मिलाकर हमारे पास एक एटम बनता है। उस और मैम मैटर होता है जिनकी शेप चेंज नहीं होती, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हार्ड होती है, उसको मैटर बोलते हैं। और एटम है ना वो पाया जाता है एलिमेंट्स के अंदर। जो सेम एलिमेंट होंगे तो उनके एटम्स के जो मैम मास होएगा, शेप होएगी, वॉल्यूम होएगी, तो सारा कुछ मैम आइडेंटिकल होएगी। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बट मैम डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके मैम एटम्स की शेप भी डिफरेंट होती है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास जिनके अंदर डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं वो कंबाइन होते हैं एक रेशो में, जो कि बाद में फॉर्म करते हैं एक कंपाउंड। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच एटम्स होते हैं मैम ना तो हम इनको दोबारा से रिक्रिएट कर सकते और ना ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन मोर देन वन रेशो कंपोजिंग कंपाउंड एटम। ये मैम 1 से ज़्यादा रेशो में भी कंबाइन हो सकते हैं, ये एटम्स होते हैं। इनका यूज़ मैम जैसे लैब्स में जैसे मैम केमिकल हमें कोई क्रिएट करना होता है उससे पहले मैम हमें रिएक्शन फ्लो करनी होती है, वहाँ पर एटम्स का यूज़ होता है। किस एटम को मिलाकर कौन सा केमिकल बनेगा। बहुत अच्छा, गुड। आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वट एवर यू हैव रिटन तो आपको उसको you don't have to say it in English than in Hindi. You can choose any one language. The thing is that जो आप कह रहे हैं वो हमें समझ आना चाहिए, ठीक है। उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Be confident in whatever language. बताओ बेटा। क्या है नंबर बेटा आपका? 15। कोई डेनिश फिजिक्स ने जिन्होंने हमें ये बताया था कि हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जो एटॉमिक मॉडल्स होते हैं और क्वांटम थ्योरी के बारे में इन्होंने हमें समझाया था। और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था इन्हें कुछ मतलब नोबेल प्राइज़ भी रिसीव किया था इन 1920। ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन का। ये हमारे पास बीच में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स इतने ही होते हैं जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है और यहाँ पे ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, इनके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। और जो न्यूट्रॉन है उस पर हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये हमारे पास है उसका नाइट्रोजन का। इसमें नंबर ऑफ शेल्स होती है K-L-M-N। फर्स्ट इज के, इसमें हमारे पास 2 आउटर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, आगे घूमते हैं उसमें 8 आ सकते हैं, फिर 16 आ सकते हैं। जो ये शेल्स है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है न्यूक्लियस के अराउंड
तो मेरा जो पोस्ट है वो लुईस पास्चर पे है, जो फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे मेनली वर्क करता है। जो लुईस पास्चर है वो मेनली उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पेरिस से की हुई है और उनका जो वर्क है वो फ्रांस में हुआ है। तो इन बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं माइक्रोबायोलॉजी से। मैम सबसे पहले जो सबसे मेन इंटरेस्टेड जो इनका हमारे पास एक्सपेरिमेंट है वो है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जैसे मैम बहुत से मतलब पहले साइंटिस्ट थे, उनका मानना था कि जो हमारे पास लिविंग लाइफ है वो नॉन लिविंग से बनी है, मतलब वो लिक्विड से बनी है, उनका मानना ये था। बट जो लुईस पास्चर थे उन्होंने इस थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। उनका मानना था कि जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग लाइफ है वो नॉन लिविंग से कैसे बन सकती है, तो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने इसमें क्या किया, स्वान नेक की फ्लास्क लिए, एक स्वान नेक की वजह से फ्लास्क है जिसकी नेक जो है वो स्वान नेक है। तो उन्होंने क्या किया, इसमें एक न्यूट्रिएंट ब्रोथ डाला, जो एक लिक्विड है उसमें सारी न्यूट्रिएंट होती हैं। तो उसमें मतलब जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा था, उन्होंने सिंपल फ्लास्क ली थी, उन्होंने देखा था कि जो हमारे पास लिक्विड है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक हो गया। बट उनकी जो फ्लास्क थी वो ओपन थी, उनकी फ्लास्क जो थी वो स्वान नेक थी। तो उनके स्वान नेक के कारण मतलब जो इन्होंने देखा कि जो लिक्विड है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट जो पुराने वाले थे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। तो इन्होंने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लिक्विड नहीं बना रहा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर में प्रेजेंट है। तो जो पुराने वाले थे तो जो उनकी फ्लास्क थी उनकी ओपन थी, तो एयर से वो डायरेक्ट आ रहे थे लिक्विड में। तो इनके ड्यू टू स्वान नेक के कारण इनके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, उनकी थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम था बायोजेनेसिस। इनका मानना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनते हैं, मतलब कि हम जो है वो हम हमारे मेनली पेरेंट्स हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू मतलब ये हो रहा है ह्यूमन लाइफ फ्रॉम दी अनदर लाइफ। ये इनका सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट था जो माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में मतलब सबसे आगे है, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। जो इनका सेकंड था वो था पास्चराइजेशन मेनली मैम बॉइलिंग ऑफ एनी बेवरेजेस टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि उसकी जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो सके। मेनली हम घर में क्या करते हैं, हम जैसे हमारा मिल्क होता है उसको हम बॉइल करते हैं ताकि उसका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो सके। और जो मार्केट से भी आपको पैकेट्स में आता है दैट इज पैस्चराइज्ड। और मैम जो थर्ड इनका मोस्ट अच्छा वाला एक्सपेरिमेंट था वो था वैक्सीन की फॉर्मेशन करना। रेबिस मैम के लिए एक डिसीज़ है जो डॉग्स बाइट से होता है मेनली। तो उन्होंने क्या किया, वैक्सीन डेवलप की रेबिस अगेंस्ट रेबिस, इसके कारण उन्होंने बहुत सारी लाइफ सेव्स की उस टाइम। क्या नाम है? मैम नैन्सी, 13। हाँ जी, नहीं तो चल दे तो उनको, नहीं आप सुन लो एक बार। हाँ फिर उसके बाद हाँ जी। Her name is Barbara McClintock. She is an American botanist and geneticist who worked on chromosomes behavior. She was the first one who discovered all the chromosomes of maize plant basically, and she was awarded Nobel Prize. She was the first woman who was awarded Nobel Prize in pharmaceutical and medicine without any contribution, means unshared prize. और इन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया था ट्रांसपोजोन्स, जो जीन जीन्स होते हैं जो जीन्स अपनी पोजीशन लोकेट कर रहे थे। उसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया में अजीम कुमार है, जिनको जीन थेरेपी किया था, जिनके पास AADC की जेनेटिक डिजीज थी वो इससे क्योर किया। What is AADC? बेसिकली जो ब्रेन इम्पेयर्ड होता है जेनेटिक when you are using a particular terminology, full form से इन्हें मैम थॉमस हंट मॉर्गन मेडल भी मिला हुआ है और इन्होंने ये हार्टफोर्ड में बोर्न हुई थी और कॉलेज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी स्टडी की थी और शी नेवर मैरिड। अपनी रिसर्च की वजह से इन्होंने शादी नहीं की थी। So have you taken 2 people together or? मैम ये नोबेल प्राइज है। Okay. ठीक है, थैंक यू। आप जाओ नीचे। 10। हाँ जी।
सबसे पहली बात तो वेरी नीटली डन, ब्यूटिफुली डन, छोटे से उसमें सब कुछ कवर किया और बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही अच्छा। एक हाथ में उठा के देख लें। रियली सो आपको आर्ट में भी इंटरेस्ट है? सो कुछ डिफरेंट पूछें कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आर्ट एंड साइंस टू The great scientist Marie Curie. Her full name is Marie Salomia Skłodowska-Curie. She was discovered polonium and radium in chemistry and get first Nobel Prize in physics and chemistry. She was the first woman to get 2 Nobel Prizes, and she studies radioactivity and medical researches in World War I. She is the great scientist for physics and chemistry. She is physicist and chemist and a radioactive scientist also. Her education is completed in University of Paris 1903 and also get Nobel Prize in 1903 in physics, and in 1911 she gets second prize in chemistry. जो उन्होंने डिस्कवर किया था, द नेम यू हैव टू, व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट इन आवर डे टू डे लाइफ? मैम रेडियम एंड पोलोनियम में उन्होंने डिस्कवर किया था केमिस्ट्री में, जो एलिमेंट्स हैं मैम इनका काफ़ी यूज़ होता है। मैम रेडियम तो यूज़ होता है मैम जैसे आप बताएं बेटा, आप बताएं। सब्सटेंस जो है ना, एक्सरेज हाँ, और कितना हम अल्ट्रासाउंड हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके। Today our poster is about Ashima Chatterjee. She is the first female organic chemist. She worked on chemotherapy for cancer treatment. She is the first woman to earn doctorate in science, and she is also done contribution in anti-cancer drugs. She is also received many awards like Padma Bhushan in 1975, and she is also elected as the General President of Indian Science Congress in 1975. She also inspired and mentored many young scientists, especially women, and because of her, many patients cured from cancer. And they have been cured from cancer. Is there any proof that she because worked of on chemotherapy for cancer treatment, and many patients Okay. recovered from it. क्या उन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेशन में भी काम किया या इट वाज हर ओन पर्सनल? होल्ड इट लाइक दिस तो हमें बेटर नहीं मिलेगा। हाँ, इसके साथ लगा अगर रहेगा के नाम से भी जानती हैं, और इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था मैथ के अंदर, और एज अ वुमेन ये बहुत सारी वुमेन्स को इंस्पायर करती है लाइफ में। और इनका एक रिकॉर्ड है जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, 13 डिजिट नंबर को 28 सेकंड में उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया था, और इनका वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में भी नाम आया था। आप भी कुछ बताएंगे कि आप सिर्फ खड़े हैं? कंट्रीब्यूशन तो दोनों का है बनाने में, तो आप भी कुछ एक्सप्लेन करेंगे? आपके पास मैथ्स है दोनों के पास? अच्छा, कितना इंटरेस्ट है मैथ्स में? बहुत है। सो व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम लेटर इन लाइफ एज अ प्रोफेशन? क्या चूज इन मैथमेटिक्स? So mathematics, is it a dry subject or just very colorful subject? It's colorful in what sense?
इसका डे टू डे लाइफ में क्या काम है? बहुत जगह पे है ना, सिर्फ शॉप में थोड़ा, वो तो सिर्फ बेसिक लेवल है ना। एस्ट्रोनॉमी में हर जगह पे, मैथमेटिकल इक्वेशन का तो हर जगह पे रोल है ना, फिजिक्स में भी है, हर जगह पे है ना। सो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसके डेप्थ में यू शुड। यहाँ पे कौन है प्रेजेंट? अच्छा, डजंट मैटर, ठीक है। ये ना पेपर चल रहा है। नंबर हमने देख लेते जैसे हमने जो बनाने का तरीका है ना, ये जो कटिंग्स हैं ना, फ्लैप्स की उसके क्या नंबर है आपका? 3 अभी तक। थोड़ा आवाज़ थोड़ी सी कॉन्फिडेंट एंड थोड़ी अच्छी This is the mathematical contribution of Carl Friedrich Gauss. Firstly, the number theory. He said that mathematics is the queen of science and number theory is the queen of mathematics. In the book of Discussion and Mathematica, which is written in 1801, he did his work with Sophie. In this book, he told about the modular arithmetic and theories, quadratic reality. पहले मॉड्यूलर अरिथमेटिक में क्या है? जैसे ये दो नंबर अगर जितना हम इसको यहाँ डिवाइड करेंगे उसका जो डिवाइड है उसे इस बारे में मॉड्यूलर अरिथमेटिक में लिखा हुआ था। तो पहले भी उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और एक दो भी इमेजरी नंबर के साथ जो नंबर होता है वो इमेजरी होता है। हमारे पास क्वाड्रेटिक प्राइम, ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक प्राइम जो मैंने जिसका कॉन्सेप्ट दिया था, ये हमारा नंबर थ्योरी यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट डी स्केल अप्रोक्सीमेशन का। जैसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट्स के अंदर हम एक डायरेक्ट एक लाइन देखते हैं कि वो लाइन किसके नियर बाय उस नियर बाय जो लाइन है उसका नाम है हमने रिग्रेशन लाइन। ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है दैट इज y इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है। तो इस लाइन से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि हमारा लाइन है, ये हमारी होगी रिग्रेशन लाइन। इज इट यूज, जैसे आपने रिग्रेशन लाइन लिखा हुआ है, इज इट यूज फॉर रिग्रेशन एनालिसिस यस, because we also do in psychology and when the data analysis is yes, we use in all the fields where we analyze the data. It is Gaussian distribution. It is a bell-shaped curve. yeah, normal probability. Yes, which we use in our daily life, like in every place, even in our weight measuring, blood pressure measuring, because हम इसके अंदर कोई हमारा जो जैसे मेयर करते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता। जैसे अगर किसी का वेट है 130 नहीं आता, 130 किसी हम चीज़ करेंगे तो 130 बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आता, पॉइंट आता है। उसके लिए हम 2 दिन
really good. आपके expression very nice. You understand the subject. That is really good. Thank you. हाँ जी, इसके हैं student हैं to explain this. अच्छा बनाया हुआ, but where are the students? Posters and arguments, which is a great competition, and he was also a junior उसने काफ़ी स्टडीज की है. उसके जितने भी उसने डिस्कवरीज जैसे उसने बताया था चीज़ें हैं फ्लूट कैसे करती है जिसका स्पेस में हम पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स और स्टार्स कैसे मूव करते हैं उसमें इसका थैंक यू. आपने खुद बनाया ये? हाँ. किसने ड्रॉ किया? दिस ऑल्सो यू हैव ड्रॉन? यस. थैंक यू. वेरी गुड. थैंक यू. रियली गुड. हाँ जी. गुड मॉर्निंग. आवाज़ आनी चाहिए मुझे. देखो कितने पास खड़ी हूँ मैं आपके, है ना? मेरी आवाज़ आ रही है तो आपकी भी आनी चाहिए. हाँ जी. Here we present Hypatia, the first woman mathematician in the world. She was born 370 AD, and ma'am, that was a time when they उस टाइम ऐसा था जब मैन डोमिनेटेड था, जहाँ पर वुमेन्स इतनी आगे नहीं थी. देन एक ह्यूमन अलेक्जेंड्रिया वो था प्रोफेसर ऑफ मैथ्स का, एंड देन इसकी डॉटर थी हाइपेशिया. उसने अपनी डॉटर को भी पढ़ाया, एंड शी वॉज अ मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एंड ऑल्सो शी वॉज अ फिलोसफर. मैम जो हाइपेशिया थी वो न्यूटनिज्म को फॉलो करती थी, विच मीन्स कि वो जो साइंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, इवन स्टार्स में भी जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री की शेप्स बनती हैं, वो उनमें भी उसे लगता था सीक्रेट्स हैं सारे, और अपनी फिलोसफी को और मैथ्स को कनेक्ट करके वो टीच करती थी. एंड जो ये जो सारा जहाँ वो टीच करती थी वो इवन हेड भी बनी थी लैटिन यूनिवर्सिटी में. बट जो वहाँ पे कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग थे जिन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, कास्टिज्म, एंड वो सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके थे, क्योंकि जो हाइपेशिया थी वो नॉलेज को भी अपना रिलीजन मानती थी. उसके अंडर में बहुत से अलग अलग रिलीजन के स्टूडेंट्स आते थे, बट एज अ टीचर वो रिलीजन को नहीं मानती थी. वो जस्ट अपने जो नॉलेज थी उसे स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ती थी, एंड देन उसे टीच करती थी. बट एट द लास्ट उसको जो ये ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन सब ने मिलके उसे ऐसा बोल दिया कि वो एक सुपर नेचुरल पावर्स को यूज़ करती है जो कि काला जादू करते हैं, एंड देन उसका मर्डर कर दिया सब लोगों ने मिलकर एट 415 हमें पता चल रहा है साइंटिस्ट के बारे में जिनके बारे में हम नहीं जानते. थैंक यू फॉर अपग्रेडिंग आवर नॉलेज. इसमें भी है कोई प्रेजेंटर है इसका? ओके. आपका क्या नंबर है? 80. जो हम लोग दोबारा से देख लेंगे. आपने that we can also
मैथ्स ऑल्सो। तो इसके लिए मैम इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड इन्होंने एक चीज़ DNA और RNA पे एक और रिसर्च की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि DNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस, उन दोनों के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस में वो कैसे हेल्प करते हैं, जिसके लिए इन्हें ये मिला था मैम पद्म विभूषण अवार्ड के इन्हें सम्मानित किया गया था। और इनकी जो इन्होंने जो भी रिसर्चेज की, उन्होंने कैंसर के बारे में रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में काफ़ी हेल्प की जो इनकी रिसर्च में। और इन्हें जो USA गवर्नमेंट थी, इनकी रिकॉग्नाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया था US गवर्नमेंट रिसर्च। एंड वी कैन से दैट ही इज़ ट्रूली एन आइकन एंड मोर इम्पोर्टेंट दैट ही इज़ इंडियन, है ना? Yes, yes. है ना? हमारा नाम रोशन कर रहे हैं पूरे दुनिया में, तो दैट इज़ रियली ऑसम। और आपने बेटा ये खुद लिखा है एवरीथिंग? सब मैंने किया है। ये भी स्केच Yes. ब्यूटिफुली डन, द हैंड राइटिंग एंड एवरीथिंग, द नीटनेस जो हमें चाहिए होती है पोस्टर में, एंड द इंफॉर्मेशन एंड ईच एंड एवरी वर्ड रिटन इज सो क्लियर एंड द स्केच इज ऑल्सो ब्यूटिफुली डन। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी नाइस। हाँ जी, और यहाँ पे कोई बनाया तो अच्छा है प्रेजेंटेशन। आपके टीचर हैं? एनीवे, आपके क्या रूल्स में था कि यू हैव टू प्रेजेंट इट ऑल्सो? कुछ ऐसा था कि पोस्टर बनाना है और साथ में प्रेजेंटेशन भी है, या सिर्फ पोस्टर बनाना है ऑल्सो? ओके, पोस्टर प्रेजेंटेशन है ना? पोस्टर प्रेजेंटेशन है। हाँ, प्रेजेंटेशन है ना? बनाना तो फिर तब होगा ना जब आप ऑन द स्पॉट बनवाओ। हाँ, तो आप बनवाए प्रेजेंटेशन है, पोस्टर प्रेजेंटेशन। ठीक है, बनाया देखो वो भी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा बना। वो बच्चे नहीं आए, कुछ बारिश की वजह से नहीं आए, कुछ की तबीयत खराब है। ओके, पर उनको बोल देना कि तुमने चांस खो दिया। बिल्कुल मैम, ये बोल चुके हैं है ना, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, उनकी प्रेजेंस। मेन बात ये है। Good morning, ma'am. I'm Komal Rama, student of BSc Biotechnology first year. And today I'm here to introduce Sir Al Jafar and their contribution. He is a British scientist born in 9 Jan 1950, and his education is complete in the University of Oxford. He was known for their genetic fingerprinting and a DNA profile. And he get an award of Albert Einstein World of My name is My name is we are from MSc first year. Today we are going to explain the Pythagoras contribution in mathematics. Pythagoras was a great mathematician and philosopher. Pythagoras का main contribution था जो और वन मतलब कि वन जो है शुरुआती नंबर है शुरू से। नेक्स्ट उन्होंने नंबर थ्योरी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। नंबर थ्योरी में उन्होंने डिस्कवरी की थी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स और परफेक्ट नंबर। उन्होंने परफेक्ट नंबर की बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बोला था कि जो प्रॉपर डिवाइजर्स का सम होगा वो उसी नंबर के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल 6, 1 + 2 + 3 = 6, जो कि 1, 2 और 3 उसके प्रॉपर डिवाइजर भी। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि जो ट्राइंगल के एंगल्स का सम होगा वो इक्वल होगा 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स के। उन्होंने इरेशनल नंबर्स के भी एग्जिस्टेंस का पता थैंक यू। क्या नंबर है बेटा आपका?
also reads the formula regarding the pipe and the circle. Now, he was the first Indian mathematician who discovered the formula of cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral formula is used when a quadrilateral is inscribed in a circle. This formula is used when the angles are opposite and gives the sum of 180 degrees. Also, the Bhaskar second honored and titled him with the Ganit Chakra Chudamani. Thank you. Thank you. ये विंडीएट्स चलेगी तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसलिए लीड मैन बैटरी हमें स्टोर करवाएंगे बिकॉज इन केस देयर इज नो विंड सो वी कैन स्टिल यूज दैट एनर्जी। एंड इसमें हमने मेन हमारा है स्मार्ट स्ट्रीट लाइट सिस्टम बिकॉज स्ट्रीट लाइट्स में मेनली यूज होता है रात को और हमें दिन में वो ऑटोमेटिकली रात में ऑटोमेटिकली ऑन होंगी जैसे हम सेंसर में बात करें। दिस वी यूज द LDR sensor so in the night when the light intensity is low the street lights will automatically on and in the day when the light intensity is high ये तो मॉडल है आपने बता दिया ये पहले भी चल रहे हैं मतलब लाइक ये इट इज इन द प्रैक्टिस हो रहे हैं विंड से तो उठ रहे हैं कोई एनर्जी से तो आप आपने इसमें खुद नया कुछ क्रिएशन इसमें मेनली स्ट्रीट लाइट्स के बेस पे हमने करा है स्ट्रीट लाइट्स की हेल्प से कैसे करते हैं नहीं ये तो है योर ओन innovation in this. Have you any kind of your own innovation you thought that you can use this wind energy in another purpose? ऑप्शंस बढ़ानी पड़ेंगी और ऑप्शंस बढ़ानी पड़ेंगी। कहाँ पर है इंडिया में विंड एनर्जी का यूज़ कहाँ हो? आंध्र प्रदेश में हो रहा है मैम, महाराष्ट्र मैं हरियाणा में कहाँ कुछ हो नहीं मैम बिकॉज यहाँ पे इतना नहीं है क्योंकि ये मेनली कोस्टल एरियाज में है जहाँ पे विंड ज़्यादा होगी तो विंड वहाँ की पावर ज़्यादा होती है ना वहाँ विंड से पावर बिकॉज अगर हम जैसे कोस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे पास ये है ना कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इसमें हम रिन्यूएबल रिसोर्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है कि सस्टेनेबल एनर्जी हम करेंगे। हमारे जीवन का कुछ पर्पस है ना अपने टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज से जीवन को रोशन कर देना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है चाइल्डहुड से एडोलेसेंस की ओर बढ़ता है वैसे पेरेंट्स टीचर कम्युनिटी सोसाइटी यही चाहती है कि हम कुछ अच्छे गुणों को अपनाएं एक बेहतर इंसान बने और अपने जीवन को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दें। बट अनफॉर्चुनेटली हर बार ऐसा नहीं हो पाता। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारा जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तब मानो ऋतु रात बसंत में पतझड़ आ गई हो या सूरज की रोशनी इन फैक्टर्स के कारण अंधकार में चली गई हो। टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ बहुत से नौजवान ड्रग अब्यूज का शिकार हो जाते हैं। इनफैक्ट द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट्स दैट 13% ऑफ द ड्रग अब्यूज विक्टिम्स इन इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 20 ईयर्स। और इसके कई फैक्टर्स हैं जैसे फैमिली प्रेशर, टीनेज का अपना रिबेलियस नेचर या आइडेंटिटी क्राइसिस, क्यूरियोसिटी या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो। इनका फायदा उठाते हैं ड्रग माफिया। जैसे कोई शिकारी किसी जानवर को अपने जाल में फंसाता है वैसे ही नार्कोटिक कल्चर को चलाने वाले ये ड्रग माफिया इन मासूम टीनेजर्स को एक जाल में ट्रैप करते हैं। और यदि एक बार इंसान इस जाल में फंस जाए तो उलझता भी चला जाता है, पूरी तरह से जकड़ लिया जाता है। And these drug mafia make sure कि हर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटा के लोगों के लिए ड्रग्स अवेलेबल है। बेंजोस, पेंटानिल, कोकेन से लेकर गुटखा, खैनी, तंबाकू, जिससे अमीर सेलिब्रिटी हो, एक मिडिल क्लास इंसान हो या गरीब से गरीब इंसान, हर कोई इन ड्रग्स के चंगुल में जकड़ा जा सकता है। एक बार जकड़े जाने के बाद वो ड्रग पाने को बार बार तड़पता है। उसके अंदर ड्रग टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यही नहीं उनमें तरह तरह के बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, साइकोसोशल जैसे लक्षण भी पैदा होने लगते हैं। वो अपने ही माता पिता दोस्तों से झूठ बोलता है
एडिक्शन के ये काले घने बादल जीवन को ऐसे अंधकार में डालते हैं जिससे व्यक्ति का माइंड, बॉडी, करियर, सोशल लाइफ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल स्टेट सब कुछ उजड़ जाता है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति का हार्ट, लिवर, किडनी, डाइजेशन और ब्रेन के एरियाज जैसे न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस आदि मेल फंक्शनिंग का शिकार हो जाते हैं। और वो व्यक्ति तो साइकोसिस, हेल्यूसिनेशंस, डिप्रेशन, मेमोरी डिटेरियोरेशन, नोजिया, वॉमिटिंग आदि क्या लक्षणों से ग्रसित हो जाता है। हमारे ब्रेन के प्लेजर पाथवेज जो पहले सकारात्मक आदतों से स्टिमुलेट होते थे, अब वो प्लेजर पाथवेज इन ड्रग्स के वश में हो जाते हैं और ये ड्रग्स उनमें ऐसे फिट होते हैं मानो लॉक में की। अफसोस, जब तक उनको अपने असहायपन का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो रोशनी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी बाहों को फैलाना चाहते हैं, परंतु हो नहीं पाता। रोशनी पुकारती है, मन बदलता है कि जिंदगी की ओर चले, आगे बढ़े, कुछ बने, लेकिन नतीजा हताशा, निराशा और ड्रग का ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकल पाना असंभव सा हो जाता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं किया जा सकता? क्या उसे यूं ही नशे के दलदल में फंसने के लिए छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि हम सब चाहें, आप, मैं, शिक्षक, अभिभावक, ये समाज, सरकार और ये देश, तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस काली गहरी सुरंग में रोशनी का दरवाजा अभी भी खोला जा सकता है, एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। जो गोल्स एडिक्शन के अंधकार में कहीं ओझल से हो गए थे, अभी भी सफलतापूर्वक उन तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, ये रास्ता आसान है, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन सूरज फिर से उगेगा जरूर और रोशनी फिर से होगी जरूर। आवश्यकता है तो बस कलेक्टिव एफर्ट्स करने की। It is rightly said that every dark cloud has a silver lining. We just have to remember the 3H: help, hope, and heal. Help by introducing detoxification, medically assisted treatment, professional counseling and rehabilitation programs. इसके साथ साथ नई होप एंड उम्मीद जगाने के लिए लाइफ स्किल ट्रेनिंग, रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम्स, कल्टिवेटिंग क्रिएटिव हॉबीज, इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल क्वेश्चन। और हील करने के लिए पेरेंट एंड टीचर ट्रेनिंग और एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन एंड विजिलेंस ऑन दिस ड्रग माफिया एंड नार्कोटिक कल्चर, ताकि किसी भी मासूम का जीवन बर्बाद न कर पाए और देश का हर युवा हंसी खुशी अपने जीवन को एक मीनिंगफुल डायरेक्शन दे सके और अपने गोल्स की तरफ पहुंच सके। फिर क्या, फिर स्टेप बाय स्टेप वी कैन क्लाइंब दिस लैडर टू पेंट द कैनवस ऑफ आवर लाइफ विद ब्यूटीफुल कलर्स। आई होप यू आर सेइंग द राइट थिंग, रूपशा। डू यू एग्री मैम? थोड़ा पास से मैंने एक चीज़ देखा, मतलब ये है जब नॉर्मल लाइफ व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न एंड देन एडोलेसेंट एज एंड बिकॉज ऑफ दीज कॉजेस जो उसको डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ते हैं, रिबेलियन, क्यूरियोसिटी, ये मीडिया इन्फ्लुएंस, तो इससे वो नेक्स्ट फेज में चला जाता है एंड वो देखो वहीं पे बैठ के वो ड्रग ले रहा है। कलर भी चेंज किया, कलर डार्क उसमें आ गया एंड देन यहाँ पे पूरा फंसा हुआ है वो इन सब चीज़ों में, ये सारे ड्रग्स के जो है वो उन्हीं में वो फंस गया और जो घर वहाँ पे इतने ब्राइट थे वो सब गिर गए, टूट गए, उजड़ गए और ये उजड़ी हुई है एंड स्टिल लाइट पुकार रही है, बुक्स पुकार रही है, पर वो आगे नहीं ये फिर एंड देन दिस इज़ अ डार्क टनल, बट आप इस साइड से देखेंगे तो देयर इज़ अ रे ऑफ होप, रे ऑफ होप एंड ये नई दिशा की ओर एंड दीज आर द जैसे कि हमारी सड़क पे जाते हुए ऊपर इंडिकेशन लगे होते हैं कि इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है, तो ये वही इंडिकेशन है और अल्टीमेटली एंड दिस इज़ द लैडर कि वो खुद हम अपनी लाइफ को इस पर क्लाइंब करके कर सकते हैं एंड द पोस्टर्स की लोग कहते हैं कि टाइम ही सब कुछ डिसाइड करता है, बट इट इज़ टाइम एंड यू हु डिसाइड द पाथ ऑफ द लाइफ। तो उसमें चूज़ वाइजली, अगर आप ड्रग्स में जाते हैं तो सब वीरान है, सब खत्म है, हाँ जी, और उधर दिखा दिया सब बंजर और इधर हरियाली है और इधर स्टैटिस्टिकल है और वो भी एक दिखाना चाहूँगी, एक गर्ल ने बनाया वो
हैं आ रहे हैं आज के लिए। ये जो नीलम खाना शुरू करवाने आ रहे हैं। ये एट द फर्स्ट क्लास द ड्रग सीम्स वेरी कलरफुल बट अल्टीमेटली बहुत इमरजेंसी ज्ञान बस बच्चे लेकर नहीं जा पाएंगे इधर क्लच नहीं काम कर रहा सुबह से वो इकट्ठा कर लेते Second prize goes to Pallavi Amita Hina. Third prize goes to Ruchi Ritika Sakshi. हाथ लगाओ Poster making competition. First prize goes to Higa. फर्स्ट प्राइज ये Second prize goes to Team 1 Vizul Prerna. Team 2 Kashish Mehak. Third prize goes to Gitanjali Kati Khushbu. आप हैंड बॉक्सेस Kanika